हाँ तो फ्रेंड चलिए आज हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड क्लास 10th का हिंदी ए सेट 5 का देखेंगे द्वितीय शाब्दिक परीक्षा। तो इसका हम लोग फाइनली इसका आंसर देखेंगे। आप मॉडल सेट से आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न है खंड क में अपठित बोध है। इसमें पहला प्रश्न है संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में किसके बारे में कहानियाँ लिखी है। तो इसका उत्तर होगा संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ लिखी है। दूसरा प्रश्न है चंद्रमा को किन उपनामों से संबोधित किया गया है। तो इसका उत्तर लिखना है चंद्रमा को रजनीपति, रात्रि की देवी, दूत, बूढ़ा तथा खिलौना से संबंधित किया गया है। तीसरा प्रश्न है बालक को शांत करने का क्या उपाय था। तो इसका उत्तर लिखना है चंदा की छवि को पानी में दिखा देना बालक को शांत करने का उपाय था। खंड ख में व्याकरण से है। तो देखिए चौथा प्रश्न बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो इसमें उत्तर में इसका लिखना है जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज। अथवा में और एक प्रश्न है दशानंद सामाजिक पद का विग्रह करें और समास का नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना दस है आनंद जिसके दशानंद अर्थात रावण बहुब्रीहि समास में आता है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क में है श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। तो इसमें बाहर क्या है, अविकारी शब्द है। ख में लिंग वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। इसका उत्तर लिखना है जो लिंग वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और एक अथवा में है निम्नलिखित वाक्यों में अविकारी शब्द का चयन करें। क में देखिए मुझे रेडियो और घड़ी चाहिए। तो इसमें अविकारी शब्द क्या है, और है। ख में मैं कल रांची जाऊंगा। तो इसमें अविकारी शब्द क्या है, कल है। खंड ग में क्या है, पाठ्य पुस्तक से आपका है। बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है लेकिन बड़ा क्वेश्चन है नहीं। देखिए छठा में दिए गए काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। यश है ना वैभव है, मान है ना शर्माया है, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का सरम बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन छाया, मत छूना मत छूना मन होगा दुगदुना। मतलब छाया को छूने से क्या दुगदुना होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। कवि कहता है कि मेरे मन जीवन में आने वाले दुख के समय छाया रूपी सुख को मत छूना, क्योंकि इससे दुख कम नहीं होता बल्कि वह 2 गुना बढ़ जाता है। मेरे जीवन में न तो शान शौकत है और न ही धन दौलत, मेरे पास न तो मान सम्मान है और न ही किसी प्रकार की पूंजी। श्रेष्ठता और प्रभुता की प्राप्ति की इच्छा तो केवल धोखे के पीछे भागना है। जो नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा है। हर सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चांदनी रात के पीछे अमावस्या की अंधेरी रात छिपी रहती है। हे मेरे मन, जो अति मुश्किल सच्चाई है वास्तविकता है, तू उसकी पूजा कर, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। अथवा में और एक प्रश्न है मृग तृष्णा किसे कहते हैं। छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। इसका उत्तर लिखना है इस प्रकार से। देखिए मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ है धोखा। मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है, धोखा, जो न होकर भी होने का प्रकट करता है, वही मृग तृष्णा है। कवि ने कविता में सुख संपदाओं की प्राप्ति से मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है। किसी व्यक्ति के पास चाहे अपार भौतिक सुख हो, पर उन सब से मानसिक सुख और शांति की ही प्राप्ति हो जाना संभव नहीं होता, चाहे उसकी संपन्नता को देखकर लोग उसे खुश सुखी मानते रहे। सातवां प्रश्न है कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा क्यों कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रेंजना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर न रेंजने की सलाह दी। सुंदर चेहरे की प्रशंसा सुनकर अक्सर महिलाएं खुश हो जाती है और फिर वे हमेशा उस प्रशंसा की अपेक्षा करने लगती है। उस प्रशंसा की अपेक्षा में वे अपनी स्वतंत्रता खो देती है और जीवन भर के बंधनों में बंधकर रह जाती है। इसलिए कन्यादान कविता में बेटी को माँ ने
अपने बेटी से कहा कि अपने चेहरे पर मत रीझना। 8वां प्रश्न है, मुन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन करें। तो मुन्नू भंडारी आज़ादी के बाद भारत की मुख्य लेखिकाओं में से एक थी। मुन्नू भंडारी ने अपनी कहानी तथा उपन्यासों में सामूहिक समस्याओं को उठाने का प्रयास किया है। उन्होंने परंपराओं रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के स्वर को मुखरित किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग, संवेदना तथा आक्रोश का सहारा लेकर समाज की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है। इनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है। अथवा में प्रश्न और एक है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें। उत्तर इसका होगा, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें हमें प्रभावित करती है। पहला, भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड कभी नहीं आया। दूसरा, उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था। तीसरा, वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। चौथा, वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। पांचवा, ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी। छठा, मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। 9 नंबर का प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति में प्रेरित होकर संन्यास लेते समय यह शर्त रखी कि भारत आएंगे। भारत आकर उन्होंने हिंदी में BA किया, इलाहाबाद में MA किया, फिर प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने ब्लू बर्ड तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया तथा अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई प्रयास भी किए। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग। 10वां प्रश्न है, जाज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अकबर चुप क्यों थे? तो इसका उत्तर लिखना है, ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जाज पंचम की लाट की नाक पर लगना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में अखबार भी उस दिन चुप रहे। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती? दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। खंड घ में है, अपने मोहल्ले 11 नंबर का प्रश्न, अपने मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए। तो आपको पहले फॉर्मेट किस प्रकार से लिखना है उसको याद रखना है। देखिए, सेवा में सहायक अभियंता बिजली विभाग, धनबाद। आप जिस जिला से उसको लिखिएगा। विषय, बिजली आपूर्ति की समस्या के लिए पत्र। महोदय, हम सभी हीरापुर के निवासी, आप अपना जगह का नाम लिख दीजिएगा, और आपको सूचित करना चाहेंगे कि हमारे इलाके में घंटों तक बिजली नहीं आती। हम पिछले 1 वर्ष से शिकायत कर रहे हैं लेकिन इसका कोई अस्थायी निवारण नहीं हो सका। शाम के समय तो नियमित रूप से बिजली नहीं आती। रात को अगर बिजली आती भी है तो वोल्टेज इतना धीमी होता है कि उससे बत्ती, पंखे और कुछ भी नहीं चल पाते। अब तो समस्या और भी विकट है क्योंकि अगले सप्ताह से ही बच्चों की परीक्षा शुरू होने वाली है। इसलिए हम सभी आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्दी निवारण करने की कृपा करें। हम आपकी इस तरह की मदद के लिए आभारी होंगे। आपका आभारी, समस्त हीरापुर वासी। अथवा में और एक प्रश्न है, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। उसमें लिखे शांति कुंज हरिद्वार। दिनांक आप लिख दीजिएगा जितना है, तो 25/2/2022 25/2/2022 आप जितना को लिखिएगा उसी को डेट लिखना है। प्रिय अरुण, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला जिसे पढ़कर मन खुशी से भर उठा। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि
तुमने जो मेधा छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा दिया था उसमें तुम सफल हो गए हो। मुझे पहले से विश्वास था कि तुम इसमें सफल होंगे। तुमने खूब मन लगाकर इसके लिए पढ़ाई की थी। उसी का यह परिणाम है। तुम भविष्य में इस प्रकार परिश्रम करते रहना तथा अपने गुरुजनों एवं बड़ों के आशीर्वाद से सदा इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहो। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करो। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र राहुल। 12 नंबर का प्रश्न है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो देखिए, बिरसा मुंडा है। भूमिका, जीवन परिचय, बिरसा मुंडा का देश के प्रति किए कार्य, समाज के प्रति दायित्व, निष्कर्ष। तो भूमिका में लिखना है, भगवान बिरसा आदिवासी जनता में बहुत ही लोकप्रिय हैं। आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। उसका जीवन परिचय में, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के अड़की प्रखंड की स्थित उलिहातू में 15 नवंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम कर्मी और पिता का नाम सुगना मुंडा था। इनका जन्म अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। इसके पिता ने गरीबी के कारण ईसाई मत स्वीकार कर लिया था। बचपन में बिरसा मुंडा भी ईसाई थे। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे आजीविका के लिए गोरबेड़ा के स्वामी परिवार में नौकरी करने लगे। उनके मालिक का नाम आनंद पांडे था। आनंद पांडे सनातन धर्म मानते थे। वे वैष्णव थे। इनके संपर्क में बिरसा पूर्णतः वैष्णव हो गए। वे जनेऊ, खगड़ाऊ और हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनने लगे। वे गांव के लोगों की सेवा में लग गए। उन्होंने गौवध रुकवाया, तुलसी की पूजा करते और माथे पर चंदन टीका लगाते। वे एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को दवा देते और उपदेश देते थे। उन्हें लोग भगवान बिरसा कहने लगे। देश के प्रति किए कार्य, समाज के प्रति दायित्व। भगवान बिरसा देशभक्त थे। वे आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लेने लगे। प्रारंभ में वे सुधारवादी थे। बाद में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1897 में वे जेल से ही रिहा हुए। विद्रोह शुरू हुआ। कुंडाहातू में जर्मन मिशन चर्च जला दिया गया। अनेक हिंसक आंदोलन हुए। वे फिर गिरफ्तार कर लिए गए। जेल से ही आंदोलन चलते रहे और 9 जून 1901 ईस्वी को भगवान बिरसा की हैजा रोग से जेल में ही मृत्यु हो गई। निष्कर्ष में, भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा नृशंस शोषण के खिलाफ अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इस प्रकार अपना जीवन समर्पित कर वह निर्विवाद नेता बन गए तथा अमरत्व को प्राप्त हुए। भगवान बिरसा का सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन भारत के आंदोलनों में आदर के साथ याद किया जाता है। अथवा में और एक प्रश्न है, मेरे प्रिय अध्यापक, भूमिका, शिक्षण का तरीका, विद्यार्थी के प्रति स्वभाव, निष्कर्ष। इसमें अपना प्रिय शिक्षक के बारे में लिखना है। तो देखिए, वैसे तो मुझे अपने विद्यालय के सभी शिक्षक अच्छे लगते हैं, किंतु सबसे प्रिय रोहित प्रसाद महतो जी हैं। उनका नाम आते ही मेरा सिर सम्मान के साथ झुक जाता है। उनके प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा की भावना है। मैं उन्हें अपना प्रिय अध्यापक कह सकता हूँ। उनका व्यक्तित्व सुदर्शन है। उनसे बातचीत करके हृदय को शीतलता प्राप्त होती है। रोहित प्रसाद जी महतो जी को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार है। वे हमें विज्ञान पढ़ाते हैं। उनके अध्यापन की शैली बहुत रोचक है। वे छात्रों के प्रश्नों का तत्काल उत्तर देते हैं। उनमें क्षमा, उदारता, परोपकार की भावना आदि अनेक गुण हैं। वे निर्धन छात्रों के अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। वे पढ़ाई में कमज़ोर छात्रों की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि उनकी विशेष रूप से सहायता करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके विद्यार्थियों में सरलता, सादगी, अक्रोध, प्रेम, उदारता आदि सभी गुण हो। वे स्वयं भी इन गुणों की प्रतिमूर्ति प्रतीत होते हैं। वे सदैव मुस्कुराते रहते हैं। वे समाज, राष्ट्र, जाति, परिवार, संस्थाओं और समुदायों के प्रिय भी अपने कर्तव्य को न केवल पूरी तरह जानते हैं, अपितु बड़ी सजगता और तत्परता के साथ उनका निर्वाह भी करते हैं। वे कर्मवीर और त्यागशील तथा एक अच्छे नागरिक की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। अतः उपसंहार स्वरूप हम सकते हैं कि उनके सिद्धांत की, उनकी शिक्षाएं, उनके विचार हमारे
पथ प्रदर्शक बनेंगे। अंतिम प्रश्न है हर्बल साबुन के बारे में। हर्बल तेल है ना, हर्बल तेल का एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करें। तो कोई भी विज्ञापन आपको तैयार करने के लिए एक फॉर्मेट याद रखना है ना। पहले एक कॉलम, इसको क्या घेर लेना है, आयत का आकार का या फिर वर्ग का आकार का, जैसा आपका जगह रहेगा है ना, तो बनाना है। उसके बाद एक चित्र बना देना है। हर्बल तेल है तो हर्बल तेल का देखिए चित्र बना दिए, हर्बल ऑयल। उसके बाद उसका लिखना है सुंदर काले एवं मजबूत बालों के लिए हर्बल तेल। मुख्य इसका विशेषता क्या है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित, बालों को झड़ने टूटने से रोके, हानिकारक केमिकल्स की जगह आयुर्वेदिक तत्वों से बना, बालों के सौंदर्य एवं सुरक्षा के लिए अवश्य लें। संपर्क करें अधिकृत डीलर आदर्श मार्केटिंग मुंबई। ईमेल आईडी हर्बल ऑयल हिमालयाज 13@gmail.com। उसके बाद मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।